नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज की ताज़ा तरीन खबरों में से आज मेरे पास तकरीबन 4 खबरें हैं वैसे तो, लेकिन 3 बन जाती हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तौहीन इलेक्शन केस में उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। अब ये जो केस है ये एक अजीबो गरीब सा केस है कि जी ये इसमें जो है ना वो बुरा भला कहा गया था इलेक्शन कमीशन को, तो अब उनको तौहीन के केस में, मेरा ख्याल है जो साइफर का केस है उसके अंदर इमरान खान साहब को 14 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। जो तोशाखाना का केस है उसके अंदर 3 साल की कैद की ऑलरेडी है प्रोविज़न और वो हो चुकी है उनको। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है वो तो वैसे ही खुदे लाइन लग गया। उसकी वजह ये है कि उसमें कुछ वो आपने अगर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पढ़ी हो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक अरब प्रिंस भी इसमें शामिल थे। तो वो सिर्फ एक नहीं थे, गालिबन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो जो थे वो यूएई के थे, तो किसी और अरब मुल्क के भी हो सकते हैं। तो अब हुआ ही है कि उसकी वजह से उस केस को तो शेल्व कर दिया गया और मियां साहब भी कहते हैं कि ठीक है फॉरेन फंडिंग को रहने दो। लगवाए उन्होंने ही होंगे, हमारे वाले जो भाई हैं उन्होंने कहा होगा कि सर जी कोई पैसे अपने पास तो जेब में पल्ला नहीं है, जेब में ढेला नहीं है, लेकिन वो अरबियों से फिर उन्होंने कोई कहा होगा कि जी ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, आप मुझे ये दे देना मैं आपको ये दे दूंगा, ये बंदा बड़ा काम का इसको लगा दें। तो फॉरेन फंडिंग का जो इलेक्शन केस था उसको एक तरफ कर दिया, लेकिन अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर 3-4 बड़े तगड़े केसेस हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि हमने उनको लाजमी तौर पर जो है वो किसी ना किसी तरीके से सज़ा दिलवानी है। आई डोंट नो व्हाई, हाउएवर उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको कहा गया कि 24 अक्टूबर को इमरान खान को हर हाल में पेश करें। उसी तारीख तक की नवाज शरीफ साहब को आज बेल जो है वो दे दी गई है। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म की एक स्टोरी लिखी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की दस्तक दी गई लेकिन दरवाजे सख्ती से बंद थे उनके ऊपर। और उन्होंने कहा कि जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं जो कि इस वक्त हमारे नया दौर के भी एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं माजी में, इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी लाहौर में मुलाकात हुई थी पीटीआई के लीडर शफकत महमूद साहब से उनके घर पर, और ये तासुर दिया गया था कि सरकारी ज़राए जो हैं उन्होंने कहना है, उनका ये कहना है कि शफकत महमूद के मुलाकात के बाद पीटीआई की जानिब से ये दिए जाने वाला तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई बातचीत हो रही है या कोई डायलॉग का आगाज़ किया गया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई इशारा नहीं मिला कि वो पीटीआई के साथ बातचीत में दिलचस्पी रखती है या पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के साथ डायलॉग के अमल का हिस्सा बनना चाहती है। 9 मई के बाद की सूरत हाल के बाद फौजी हुक्काम इन वाक़यात के मास्टरमाइंड और हमला आवरों के हमले से अपने गम और गुस्से का इजहार कर चुके हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से जब राब्ता किया गया तो वो हैरान हुए कि शफकत महमूद के साथ मुलाकात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसका गलत तासुर दिया गया। ये अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि उन्होंने राब्ता किया मुर्तज़ा सोलंकी से। शफकत महमूद के साथ उन्होंने कहा कि मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और हमारी कोई डायलॉग वगैरह या मुलाकात के हवाले से नहीं। उन्होंने कहा कि वो किसी मिशन पर नहीं आए, ज़ाती हैसियत में उन्होंने मुलाकात की थी एक दोस्त की हैसियत से, और बाकी लोगों के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, तो इनके साथ भी की थी। वो हैरान थे कि पीटीआई वालों ने किस तरह इस मुलाकात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, हालांकि उन्होंने इस मुलाकात का ऐलान भी नहीं किया था जैसा वो दीगर सियासतदानों के साथ मुलाकात के मौके पर करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, एमक्यूएम रहनुमा और जमात इस्लामी के सिराजुल हक से भी मिल चुके हैं। कोई प्रेस रिलीज जारी हुई और ना ही ऐलान किया गया क्योंकि मुलाकातें मामूल का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि कोई डायलॉग हुआ तो ये वजीर आजम और काबीना का काम है और दोनों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। सियासी जमातें अपने तौर पर एक दूसरे से मुलाकात कर सकती हैं। तो यहाँ पर पहले भी खबर आई थी, हमने इसको कवर भी किया था नया दौर के ऊपर, आपको याद होगा कि पीटीआई की तरफ से जो है वो कुछ कोशिशें की जा रही हैं मुज़ाकरात करने की। इससे पहले एक बड़ा डिटेल के अंदर जो है वो मैसेज जारी किया गया कि जो दुरानी साहब हैं, वो एक मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनके साथ मुलाकात का बड़ा तासुर दिया गया था कि जी कोई बड़ा अहम जो है ना वो कोई ब्रेक थ्रू हो गया है और उन्होंने बड़ा मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया वगैरह वगैरह, और लोगों को ये तासुर दिया गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कुछ होगा तो वो माइनस इमरान खान होगा, और माइनस इमरान खान के ऊपर अगर पीटीआई राजी होगी तो मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशें समझे रंग ले आई। लेकिन अगर मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशें रंग ले आती नहीं लाई तो फिर इमरान खान से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बड़ी क्लोजली, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये जो बात है ना कि उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनसे बात होनी चाहिए। वो एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है जिसके लाखों की तादाद में करोड़ से ज़्यादा कम अज़ कम उनको
वोट 1 करोड़ के 48 लाख 1.5 करोड़ के करीब उनको वोट मिल चुका है जो 2018 का इलेक्शन है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बहुत वोट लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हकीकतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होना ज़रूरी है। उनके वो अनासिर जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया, उनके भी हवाले से मैं समझता हूँ कि जो स्टेट का रिएक्शन है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे गुस्से में जो है वो डिसीजन लिए जा रहे हैं, फैसले किए जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हुए पॉलिटिशियंस के साथ बात करना चाहिए और मुस्तकबिल में ये फैसला करना चाहिए कि वो आइंदा सदारती निज़ाम और 1 मैन 1 वोट और सदर बन के और बादशाहत का जो उनका शौक़ है ना, सदर तो वो ऐसे ही शौक़ में कहते हैं, चाइना जैसा निज़ाम और सऊदी अरब जैसा निज़ाम और तुर्की जैसा निज़ाम और दीगर जो उनको बड़े अथॉरिटेरियन किस्म के स्टाइल जो हैं वो पसंद आते हैं, उनको भी वो भी तर्क करेंगे। और जो दूसरे साइड है उनको भी चाहिए कि इस चीज़ को, ताकि ये जो टेम्परेचर्स हैं ये नॉर्मलाइज हो। मेरा ख्याल है पीटीआई को समझ आ गई होगी 4 साल हुकूमत करके। मसला ये है कि उन्होंने ये तासुर नहीं दिया कि उनको समझ आई है। अगर वो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा समझ लें कि हमें हमारे से हालात मामलात सेटल नहीं हुए, हैंडल नहीं हुए और मुस्तकबिल में भी नहीं होंगे, हमें सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, लोगों को फांसियाँ नहीं लगानी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बेहतर हो सकता है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल रात को जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की। उसके अंदर भी वो बहुत गरजे बरसे नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी वापसी हो रही है और रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जाते। ये आज कहा है फैसल करीम कुंडी ने। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि रियासती सतह पर तो इलेक्शन ऑब्वियसली ये नहीं है रियासती सतह पर इस्तकबाल, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी 18 अक्टूबर को, तो उससे 12-13 दिन पहले एनआरओ साइन हुआ था और एनआरओ जो है वो बाद में इलीगल करार दिया गया। ये एक ऑर्डिनेंस था जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था और उसके तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत के ऊपर जो इल्ज़ामात थे या जो भी केसेस थे वो सारे के सारे ख़त्म किए गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माजी में ये कहते रहे हैं कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं यानी मुस्लिम लीग नून उनके क्योंकि उस वक्त वो इत्तेहादी थे कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी या उनके ख़ानदान के खिलाफ, बिलावल साहब के खिलाफ तो ऐसा नहीं थे मगर उनके ख़ानदान के खिलाफ जो केसेस थे 2007 में, उनका ये मानना है कि वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और बहुत सारे केसेस में ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे जब उनके फैसले जो हैं वो उनके हक में आए सारे के सारे सियासी अदालतों से। तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 18 अक्टूबर 2007 को जब आई थी तो वो भी जो माहौल था वो बिल्कुल रेकन्सिलिएशन का था। वो पूरी तरह से रेकन्साइल करके और मामलात को यहाँ तक कि नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस पास करवा के वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हुई थी और मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे, वोटर्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कराची में इस्तकबाल करने के लिए वो पहुंचे थे और वो पहुंचे ही इसलिए थे, वो वहां पर आने की उनको इजाज़त ही इस तरह मिली थी कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से एक फ्री हैंड दिया गया था कि वो मुकम्मल तैयारी करके आ सकते हैं। और कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी मैसेज था कि अगर आप मुशर्रफ के साथ लड़ाई झगड़ा करके और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर मसलन सऊदी अरेबिया से बातचीत किए बगैर सोलो फ्लाइट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो आपको उठाकर वापस भेज दिया जाएगा। लाहौर में, इस्लामाबाद में दूर दूर तक जो है वो परिंदा पर मारने की इजाज़त नहीं थी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक खौफ की फिजा थी जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकले ही नहीं। लेकिन सिर्फ 1.5 महीने बाद, 1 महीना 8 दिन के बाद 10 सितंबर का ये वाक़या और 38 दिन के बाद 18 अक्टूबर को जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो वो क्योंकि रेकन्सिलिएशन करके आ रही थी तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक पैगाम था कि अगर आप मामला तय करके आएंगे तो फिर आपके लिए एक अच्छा जो है ना वो तैयारी हो सकती है। और फिर वो हुई भी कि 25 नवंबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए। मैं कारसाज सानहे से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरा दिल जो है वो उनके लिए आज भी रोता है जो लोग उस दिन शहीद हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस दिन शहादत से बची लेकिन 2 महीने के बाद उनको कत्ल वाक़तन कर दिया गया, शहीद कर दिया गया।
उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 1986 का भी टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन क्लियरली 2007 का जो उनका रिटर्न था और जो नवाज शरीफ साहब का आज रिटर्न है, वो ऐसी सूरतों में है जबकि एस्टेब्लिशमेंट से वो डील करके पाकिस्तान आ रहे हैं। तो बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो डील को नहीं मानी, उनको फिर पैगाम ज़्यादा सख्ती से दिया गया, उनकी ज़िंदगी जो है वो छीन ली गई थी। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये किया जा सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मगर पाकिस्तान के अंदर लीडरान जो हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में यही वक़्त है, उनका बस चले तो वो फौरी तौर पर उनको फारिग कर दें, दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ज़ख्म चाटने हैं, मगर उसको तरीके से अगर किया जाए तो सल्किंग, बहुत ज़्यादा रोना धोना, शोर मचाना जो है वो ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एक मामला है और उसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। हाँ, ये भी बात हकीकत है कि उस वक्त नून लीग भी इसी तरह रो रही थी एनआरओ के ऊपर जिस तरह से आज पीपल्स पार्टी रो रही है।